डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन आप एक बार हमें बता दीजिए कि मतलब इसका प्रोसेस कैसे है। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन ना, यस ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझो। सबसे पहले डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन हम लोग क्यों बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी पेशेंट जिसको डिप्थीरिया हो गया, अब उस पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, उनके पास अब ताकत नहीं है कि उनकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना सके डिप्थीरिया का। तो फिर क्या होगा, देखो आप या फिर बाहर से एंटीबॉडी डालो या फिर उनके बॉडी खुद बनाए तो ही बीमारी ठीक होगी। तो खुद तो बना नहीं पा रहे तो बाहर से डालना पड़ेगा। अब बाहर से डालना पड़ेगा एंटीबॉडी, तो कहाँ से एंटीबॉडी आप बनाओगे। अब आप बोलोगे कि बाहर से हम लोग केमिकल वे से बना लेंगे, तो इम्पॉसिबल। रीजन क्या है पता है, एंटीबॉडी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। आज तक कोई भी वर्ल्ड का कोई भी साइंटिस्ट ब्लड नहीं बना पाया, तो एंटीबॉडी क्या बना पाएगा। एंटीबॉडी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ब्लड, ही उसमें रहता है ना वो। तो इसके लिए क्या है ना, हमको एंटीबॉडी बनाने के लिए ना कोई एनिमल या कोई लिविंग ऑब्जेक्ट ही पकड़ना पड़ेगा, उसी में उसका कल्चर करना पड़ेगा। एक तरीके से खेती करके हम लोग एक चावल का बहुत सारे चावल बनाते हैं, वैसे ही कल्चर करके हमको एक डिप्थीरिया टॉक्सिन को लेके बहुत सारा बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं उसको देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हम एनिमल ढूंढेंगे, सबसे बेस्ट एनिमल जो हमको बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सके एंटीबॉडी का। किसके एंटीबॉडी का, डिप्थीरिया एंटीबॉडी का। डिप्थीरिया एंटीबॉडी नथिंग बट डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉडी ये एनिमल ढूंढेंगे। एनिमल में कौन सा एनिमल बेस्ट है, तो हमको पता चलता है हॉर्स बेस्ट है। हॉर्स को लेंगे ना तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा हमको एंटीबॉडी का। हॉर्स को पकड़ेंगे, हॉर्स को पकड़ने के बाद हम लोग क्या पकड़ के मतलब जंगल से पकड़ के नहीं लाएंगे, हम उसको हमारे पास लैब में रहता है हॉर्स लेकर आएंगे। पहले उसको एक म्यूलिन का इंजेक्शन मारेंगे और चेक करेंगे भाई इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। अगर वहां पे एडिमा आ गया, सूजन आ गई जहां पे आपने इंजेक्शन दिया है, तो उसको छोड़ देंगे। अगर नहीं आई तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर, दैट इज द इंजेक्टिंग द इम्यूनाइजेशन, जिसको बोलते हैं इंजेक्टिंग द डिप्थीरिया टॉक्सिक। क्योंकि टॉक्सिक डालोगे तो एंटीबॉडी बनाएगी ना बॉडी। तो फिर जब बॉडी के अंदर कुछ बीमारी नहीं है ना, तो सेकंड स्टेप में कहां गए हम लोग, उसको इम्यूनाइजेशन किया, मतलब उसको डिप्थीरिया का हमने एक्चुअल में टॉक्सिक दिया। अब टॉक्सिक जब उसको देंगे तो बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या बनाएगी, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाएगी। वही तो हमको चाहिए, लेकिन हमको चाहिए बहुत सारा। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बार से नहीं होगा। आपको पहले 5 ml देना है, फिर 10 ml देना है। ऐसा करते करते उसको 2 महीने 3 महीने तक है ना, कम से कम 600 से 1000 ml तक आप उसको टॉक्सिक दे दो। और स्लोली क्यों दे रहे हो, एक साथ दे दोगे तो मर जाएगा वो, उसका बॉडी भी नहीं बना पाएगा एंटीबॉडी। इसलिए हम स्लोली उसको 2 महीने 3 महीने तक देते रहेंगे। अब क्या है ना, जैसे जैसे आप देते जा रहे हो उसके बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज बनता जा रहा है, बहुत सारे एंटीबॉडीज बनता जा रहा है। अब क्या है ना, तो 2 महीना 3 महीने तक आप कंटिन्यूअसली आपने 1000 ml तक उसको दे दिया टॉक्सिक। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद इमीडिएटली आप फटाफट उसका ब्लड, उसका जुगुलर वेन गले के वास्ते कट करके उसके पास वो कट करके और अंदर से ब्लड निकालेंगे। 8 लीटर ब्लड निकालेंगे, ट्वाइस करेंगे, मतलब 10 दिन में एक बार आज निकाला, एक बार कल भी निकाल लो। अच्छा ब्लड निकालोगे तो कैसा निकाल, पानी जैसा रहेगा वो। तो उसको किसी ना किसी हम लोग बड़े से बड़ी बीकर में रखे रहेंगे, है ना। अब उसको क्या करना है, एक बात याद रखना, जो एंटीबॉडी है ना वो सीरम में होती है। ब्लड के अंदर 2 पार्ट होता है ना, एक क्या होता है सीरम और एक होता है सेल्स। तो अपने सीरम में होती है, तो सीरम में होता है, तो सीरम के लिए क्या करेंगे हम लोग सीरम को अलग करना है ना, तो कुछ नहीं करना है। ऐसे ही आप ब्लड को अपने घर पे भी देखो, ब्लड को रख दोगे ना, तो क्या होता है कि ब्लड है ना, सब उसके सेल्स नीचे आ जाते हैं, सीरम ऊपर आ जाता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लड को ऐसे ही रखेंगे। वैसे रखोगे तो ब्लड खराब हो जाएगा, इसलिए उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। अब रेफ्रिजरेटर रखने के बाद आप क्या करोगे, आप तो देखोगे सीरम और दोनों अलग अलग हो गया, तो सीरम को पहले अलग कर लोगे, ठीक है। उसके अंदर फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे, ठीक है। फिर कुछ कोगुलेशन बनेगा अंदर, है ना, कुछ कोगुलेशन बनेगा। जो कोगुलेशन बना उसको फेंक दो, उसके बाद फिर सीरम को आगे ले लो, वापस सीरम, आपके पास सीरम ही बचा हुआ है अभी, ठीक है। अब इसके बाद क्या डालोगे, अमोनियम सल्फेट डालोगे इसमें। अमोनियम सल्फेट क्या करेगा पता है, वो जितना भी उसमें बीटा ग्लोबुलिन है, ध्यान से सुनो, ठीक है, जितना भी उसमें अल्फा, देखो ब्लड आपकी ना सीरम के अंदर 3 ऐसी चीजें हैं जो हमको, 2 ऐसी चीजें जो हमको नहीं चाहिए, एक ऐसी चीज है जो हमको चाहिए, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ये 2 चीज है ब्लड के अंदर अभी भी उसके सीरम में जो हमको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ चाहिए एंटीबॉडी, जो तीसरा वाला है। तो हम क्या एक निकालने के लिए प्रोसेस क्या करेंगे, पहले थोड़ा डालेंगे एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी थोड़ा डालेंगे अमोनियम सल्फेट। तो क्या होगा उसके अंदर है ना, कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन किसका हो जाएगा पता है, ये गामा ग्लोबुलिन का, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन का कोगुलेशन जैसे होगा उसको हटाएंगे, उसके बाद फिर जो बचा हुआ रहेगा उसके अंदर फिर से अमोनियम सल्फेट डालेंगे। फिर क्या होगा पता है, फिर एक और कोगुलेशन होगा दूसरी बार। तो वो कोगुलेशन के अंदर 2 चीज रहेगी, पहला बीटा ग्लोबुलिन और एंटीबॉडी। अब क्या करेंगे, अब जैसे मैंने दिखाया था ना, ये चाय का पत्ती होता है, देखो इसको ना हम लोग जैसे इसको सेलुलोज बैग ही बोलते हैं, राइट। तो सेलुलोज बैग ऐसा ओपन करेंगे, इसमें जो भी कोगुलेशन हुआ है ना
उसके अंदर दो चीजें क्या है, बीटा ग्लोबुलिन और हमारा एंटीबॉडी। वो इसमें डालेंगे कोagulation को स्पैचुला के थ्रू, और डालने के बाद उसको क्लोरीनेटेड वाटर में डिप करेंगे। जब क्लोरीनेटेड वाटर में डिप करोगे ना, तब क्या होगा पता है, उसमें से बीटा ग्लोबुलिन बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा पता है, सिर्फ एक, क्या है वो, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी को अपन कैसे बोलेंगे, जेली कैंडी ऐसा खा लो तो पेट में जाएगा, पेट में एसिड खराब हो जाएगा, वैसे एंटीबॉडी मर जाएगा। इसको अपने चढ़ाना है ब्लड में, तो कोagulation को ब्लड में कैसे चढ़ा सकते बताओ? इंजेक्शन के थ्रू। तो इंजेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे भाई इसको नॉर्मल सलाइन में तो घोलना पड़ेगा ना। नॉर्मल सलाइन में घोलोगे, घोलने के बाद फिर नॉर्मल सलाइन मतलब वो एक इंजेक्शन जैसा नहीं होता, आईवी बनता है इसका। आईवी आधे लीटर का आता है ना, आईवी जो चढ़ाते हैं हॉस्पिटल में, वैसा आईवी बन जाता है उसका। और वो आईवी एक बार बन गया तो उसके बाद जो भी पेशेंट जो डिप्थीरिया से लड़ रहा है और ठीक नहीं हो पा रहा है, तो बस उसको चढ़ा दो, उसको डायरेक्टली सीधा वो मिल जा रहा है, मतलब एक रामबाण है वो डिप्थीरिया का। क्योंकि जो डिप्थीरिया के उसको इसको मारता है टॉक्सिक को, वही आप डायरेक्टली बॉडी में डाल दे रहे हो उसके, तो उसकी बॉडी फटाक से रिकवर हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो जो हमने निकाला वो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, क्या निकाला अंदर से एंटीबॉडी, उसको वो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। और जो हमने उसके बॉडी के अंदर डाला था वो क्या था, डिप्थीरिया टॉक्सिक। वो टॉक्सिक डाला था, निकाला एंटीटॉक्सिक। एंटीबॉडी मतलब एंटीटॉक्सिक ना, समझ में आ गया? ठीक है, चलो। और इसमें जो चार्ट्स है वो चार्ट से पढ़ोगे ज्यादा से समझ में आएगा। ठीक है।